Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design, and today we are going to have lecture number 10. And this lecture we are going to start chapter number 4, which is Boolean algebra, logic and logic simplification. And this will be our part 1. We are going to have number of lectures on this chapter inshallah. डिजिटल फंडामेंटल की बुक चैप्टर नंबर 4 में आप ये पढ़ेंगे सब। तो आज इंशाल्लाह हम बोलियन ऑपरेशन और एक्सप्रेशन पे फोकस करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को सही समझने के लिए, स्पेशली मैथमेटिकल सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट को समझने के लिए उसकी मैथमेटिक्स का आना ज़रूरी है। और डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में जो मैथमेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो है बुलियन अलजेब्रा। इसमें 3 चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। एक जो बेसिक लॉजिक है, इन्वर्जन या नॉट गेट, और दूसरी बेसिक लॉजिक है एंड, और तीसरी है और। ठीक है, सबसे पहले हम और गेट पे डिस्कस करते हैं। और को बूलियन एडिशन से इक्विवेलेंट करते हैं। तो वहाँ जाने से पहले हम चंद चीज़ों को डिफाइन करेंगे। इन बूलियन अलजेब्रा अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या चीज़ है? इज सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट एन एक्शन, अ कंडीशन और डेटा। कोई एक्शन है, एक्शन, एक कंडीशन या डेटा, इसके लिए हम एक वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। अ सिंगल वेरिएबल कैन ओनली हैव अ वैल्यू ऑफ 1 और 0। तो याद रखिएगा कि आपके पास जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? कि आपके पास इनवर्स ऑफ अ वेरिएबल। और आपको पता है कि अगर आपके पास अगर ए वेरिएबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स ए बार, इसको हम लिखते हैं ए के ऊपर छोटी सी लाइन डाल के। तो आप ए कह दें तो ए कॉम्प्लीमेंट उसका इन्वर्जन कह लें, वट एवर, या ए बार कह लें। अच्छा, किसी भी वेरिएबल के नॉर्मल फॉर्म या कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में से कोई भी फॉर्म हो, इन दोनों को इन जनरल हम लिटरल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लिटरल। तो अ लिटरल इज अ वेरिएबल और इट्स कम्प्लीमेंट। एडिशन किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? एडिशन यहाँ पे हम और ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बोलियन एडिशन इज इक्विवेलेंट टू और ऑपरेशन। अगर दो वेरिएबल को आप ऐड करें और बूलियन अलजेब्रा में ऐड करें तो आप यूँ समझे कि दोनों वेरिएबल को आप और कर रहे हैं। ठीक है जी। तो और की जो लॉजिक है, सारी चीज़ें बिल्कुल इसी तरह हम अप्लाई करेंगे। तो आप यूँ समझिए कि और गेट को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और गेट के लिए हम एडिशन इस्तेमाल करते हैं। द सम टर्म इज वन इफ वन और मोर ऑफ द लिटरल आर वन। अगर आपके पास लिटरल, लिटरल को आप इनपुट भी समझ सकते हैं। किसी भी लॉजिक गेट की इनपुट को आप लिटरल का नाम दें, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है या 1। तो नॉर्मल फॉर्म या उसके कम्प्लीमेंट फॉर्म जो भी है उसे हम लिटरल कहेंगे। तो वो अगर इनपुट में से कोई एक लिटरल 1 है तो और ऑपरेशन का रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। और तमाम अगर लिटरल या तमाम इनपुट 0 हैं तो आपको आउटपुट जो जनरेट होगा वो 0 होगा। सेम एज द और गेट। ये और गेट और बूलियन एडिशन आर द सेम थिंग। एक एग्जांपल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिएगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी दैट मेक द सम टर्म ऑफ एक्सप्रेशन ए बार। इसको ए बार कह लें या ए कम्प्लीमेंट कह लें, द सेम थिंग। इसको आप डिस्क्रीट में भी पढ़ते हैं कि इसको टिल्डा ए या ए कम्प्लीमेंट, किसी अंदाज से आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट प्लस को हम और कहेंगे या प्लस कह देंगे, कोई इशू नहीं है। ए कम्प्लीमेंट और बी और सी कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए, बी और सी की क्या वैल्यू रखूं कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन बराबर हो जाए 0 के। अच्छा, यहाँ एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 लिटरल है। एक ए कम्प्लीमेंट, देखिए ए कम्प्लीमेंट एक इनपुट है या एक लिटरल है, दूसरे बी है और तीसरे सी कम्प्लीमेंट। क्वेश्चन में हमें ए, बी और सी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अब मुझे जब 0 रिजल्ट चाहिए तो तीनों लिटरल को 0 होना चाहिए। पहले हम देखते हैं ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट कब 0 होगा? जब ए 1 होगा। देखिए ना, ए 1 होगा तो उसका कम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। जब, तो इस वक्त हम कहेंगे कि ए मस्ट बी 1 इन दिस केस टू मेक ए कम्प्लीमेंट 0, क्योंकि ए कम्प्लीमेंट ही लिटरल है या ए कम्प्लीमेंट इनपुट है। ए इनपुट नहीं है बल्कि ए कम्प्लीमेंट इनपुट है और गेट का। तो ए अगर 1 है तो इसका कम्प्लीमेंट 0 होगा।
इस तरह बी, तो क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में, अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो बी को ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह आगे जाएं तो सी कम्प्लीमेंट को ज़ीरो करने के लिए सी का वन होना ज़रूरी है। तो रिजल्ट में आप कहेंगे कि ए मस्ट बी इक्वल टू वन, बी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो एंड सी मस्ट बी इक्वल टू वन इन ऑर्डर टू हैव द गिवन एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस और जनरेट ज़ीरो आउटपुट। क्योंकि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसमें एंडिंग हो रही है और एंडिंग में या एडिशन में एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब अगर ध्यान देंगे कि हमारे पास तीन हमारे पास चार वेरिएबल हैं, ए बी सी और डी। और जो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ये चार इनपुट हैं। और प्लस से हमें नज़र आ रहा है कि ये और गेट की इनपुट है। और हमें क्या करना है कि आउटपुट ज़ीरो जनरेट करना है। तो बिल्कुल उसी तरह आप इसको समझेंगे कि ए ज़ीरो होना चाहिए, बी कम्प्लीमेंट ज़ीरो करने के लिए बी को वन होना चाहिए, सी ज़ीरो होना चाहिए, डी कम्प्लीमेंट को वन, सॉरी, बी कॉम्प्लीमेंट को ज़ीरो करने के लिए बी वन होना चाहिए और डी कॉम्प्लीमेंट को ज़ीरो करने के लिए डी वन होना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो क्लियरली आपको पता चल गया कि ए इज इक्वल टू ज़ीरो, बी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डी इज इक्वल टू वन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो बेसिक लॉजिक गेट में जो एंड गेट है, एंड गेट वो बूलियन अलजेब्रा में उसको हम मल्टीप्लिकेशन से उसके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे दो वेरिएबल हों या तीन वेरिएबल हों, जितने वेरिएबल या लिटरल हों या इनपुट हों, उन सबको आपने जब एंड गेट के इनपुट में देना है तो उसके एक्सप्रेशन बनाने के लिए तमाम के तमाम लिटरल या वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या इनपुट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे आपके पास सिंपली दो वेरिएबल के लिए सबसे नीचे लॉजिक गेट में दिखाया गया कि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो एंड गेट है, रिजल्ट इज ज़ीरो। ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, एंड गेट है, रिजल्ट इज ज़ीरो। वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, एंड गेट है, तो रिजल्ट इज ज़ीरो। वन मल्टीप्लाई बाय वन, एंड गेट है, तो रिजल्ट इज वन। तो उसको ज़ीरो एंड ज़ीरो इक्वल ज़ीरो कहेंगे, ज़ीरो एंड वन इक्वल ज़ीरो कहेंगे, वन एंड ज़ीरो इक्वल ज़ीरो कहेंगे, वन एंड वन इक्वल वन कहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल को हम समझेंगे कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द ए बी एंड सी इफ द प्रोडक्ट टर्म। देखिए ये प्रोडक्ट टर्म है, पहले था, और प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन इज द सेम थिंग, और सम या एडिशन इज द सेम थिंग। तो ये प्रोडक्ट टर्म का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट टर्म ऑफ ए बी बार सी बार, या ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट इक्वल्स वन। तो हमें पता है कि एंड गेट की लॉजिक है कि इसके तमाम इनपुट अगर वन हो तो आउटपुट वन जनरेट होगा। अब यहाँ पे तीन इनपुट है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इनको अगर हमने वन करना है तो ए की वैल्यू तो वन रखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को वन करना है तो बी की वैल्यू क्या रखेंगे, ज़ीरो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट होने के बाद वो वन होगा। इससे सी कॉम्प्लीमेंट को अगर आपने वन बनाना है तो सी की वैल्यू आप ज़ीरो रखेंगे। एग्जाम्पल पे आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे उसी तरह हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें चार वेरिएबल हैं, ए करना है। सेल्फ रिव्यू के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देखिएगा, बहुत आसान है, सिंपल है। टॉपिक समझने के बाद इसको आप बड़ी आसानी से इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इनको खुद से सॉल्व कीजिएगा। Now there are some basic laws of mathematics which are also applicable in Boolean algebra। तो Boolean algebra में commutative law, associative law, distributive law, ये सारी चीज़ें applicable हैं और इसको आप बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ बहुत सिंपल है, आपके पास ये और या एडिशन में भी हम अप्लाई करते हैं और एंड में भी या मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई करते हैं। जब आप और गेट और एंड गेट की लॉजिक को समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी से इसकी समझ आएगी कि ये और या और एंड गेट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले और गेट के लिहाज से आप देखिएगा, एक और गेट है, इसके दो इनपुट हैं ए बी। अब पहला इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी है। अब अगर इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करें और फिर इन इनपुट को रिवर्स कर लें, पहले इनपुट को बी ले लें, दूसरे को ए ले लें, ट्रुथ टेबल जनरेट करें, तो आपको सेम वैल्यू पर, इनपुट की सेम वैल्यू पर आउटपुट सेम नज़र आएगा। तो ए
और बी इज इक्वल टू ए और बी यानी ए प्लस बी, बी और ए इज इक्वल टू बी और ए या बी प्लस ए, दे आर द दे आर गोइंग टू हैव द सेम वैल्यू, तो दे आर लॉजिकली सेम। और इसी कम्यूटेटिव लॉ को आप एडिशन या और गेट में भी अप्लाई कीजिएगा। द रिजल्ट विल बी सेम आइदर कि आप इनपुट को फ्लिप करें या किसी भी ऑर्डर में रखें। अगर आपके पास 3 इनपुट हैं, 4 इनपुट हैं, 5 इनपुट हैं, एन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में रखिएगा। बेसिकली जो और की लॉजिक है उसके लिहाज से आपका और एंड की लॉजिक है उसी लिहाज से आपका आउटपुट जनरेट होगा। इनपुट की तरतीब को चेंज करने से आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव लॉ में हम देखते हैं कि हमारे पास दो से ज़्यादा यानी 3 इनपुट है हमारे पास, चाहे वो और के लिहाज से हों या एंड के लिहाज से हों। अब और के लिहाज से यहाँ के हमारे पास 2 इनपुट को पहले और करते हैं, फिर तीसरे इनपुट के साथ उसको और करें। यहाँ पर भी तरतीब का कोई या ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि ए और बी और सी, तो बी और सी को पहले और करना है आपने, बी और सी को आपने और करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ और करना है। तो लॉजिक आप सिंबल सिंबल आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे, देखिएगा। एक दो और गेट हैं, ऊपर वाले और गेट को मैंने इनपुट दिया ए, नीचे वाले और गेट को बी और सी, तो बी और सी को और किया और इसका रिजल्ट जो बी प्लस सी या बी और सी की फॉर्म में आया उसको हमने दोबारा और किया ए के साथ। आपके पास रिजल्ट आया ए और बी और सी। अब इस तरतीब को आपने चेंज किया, पहले ए और बी को और किया और उसके बाद सी को और किया। ठीक है जी। तो अब जो इसकी लॉजिक है और गेट की लॉजिक है उसके हिसाब से जो आउटपुट जनरेट होगा इनपुट की वैल्यू के लिहाज से तो हर दफ़ा सेम होगा, चाहे आप पहले लिहाज से करें या दूसरे लिहाज से करें। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है आप ए और सी को पहले और करें, उसके बाद बी के साथ उनका जो रिजल्ट आता है ना ए और सी का, और करने के बाद उसको आप और कीजिएगा बी के साथ, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो किसी भी ऑर्डर में इन 3 वेरिएबल को पहले 2 को आपस में और उसके बाद थर्ड को आपको और कीजिएगा, द रिजल्ट विल बी सेम। यही चीज़ आप एंड गेट के लिहाज से कीजिएगा, तो एंड गेट में भी अब तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 वेरिएबल हैं ए बी सी, पहले आपने बी और सी को और किया, सॉरी एंड किया, और उसके बाद थर्ड जो ए वेरिएबल है उसको आपने एंड किया। बी और सी के रिजल्ट, बी सी को एंड करने से जो रिजल्ट आया उसको आपने एंड किया ए के साथ। अब यही चीज़ आप तरतीब चेंज कीजिएगा, ए बी को एंड कीजिएगा, ए और बी को एंड कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको आप एंड कीजिएगा सी के साथ, यू विल हैव द सेम रिजल्ट। अब यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ए और सी को ऐड करने के बाद उसके बाद फिर जो रिजल्ट आता है उसको बी के साथ ऐड करें, यू विल अगेन हैव द सेम रिजल्ट। तो इसको आप ट्रुथ टेबल बनाकर भी चेक कर सकते हैं, आगे हम इंशाल्लाह ट्रुथ टेबल को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में ऑर्डिनरी अलजेब्रा में करते हैं बिल्कुल इसी तरह आपके पास ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, ए एंड बी और उसके बाद ए एंड सी, इनका रिजल्ट आया उसको और कीजिएगा, उसका रिजल्ट सेम आएगा जैसे आप ए को एंड कीजिएगा बी और सी के रिजल्ट के साथ। तो ये जैसे हम फैक्टर निकालते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में आप उसी तरह करते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, उसी तरह आप कीजिएगा। अब इनको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, देखें ए एंड बी, जो ए मल्टीप्लाई बाय बी है, ए एंड बी, ये क्या चीज़ है, एंड गेट का आउटपुट। ए सी ये क्या चीज़ है, एंड गेट का आउटपुट जिसके इनपुट एक ए है और एक सी है। तो राइट साइड पे आपको नीचे जो डायग्राम है उसमें ये चीज़ें नजर आएंगी। एक एंड गेट है, इसके 2 इनपुट हैं ए बी, दूसरा एंड गेट है, इसके 2 इनपुट हैं ए सी। इन दोनों एंड गेट के जो आउटपुट एक ए बी आएगा और एक सी ए सी आएगा, इनके दरमियान आपको प्लस साइन नज़र आएगा। प्लस साइन का मतलब है और तो आगे आपके पास जो लास्ट स्टेज है उसमें आप और गेट लगाएंगे। ठीक है जी, तो आउटपुट एक्स है। अब राइट साइड में जो एक्सप्रेशन में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा ए ब्रैकेट बी प्लस सी, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं नीचे देखिएगा। बी प्लस सी, प्लस का मतलब है और इसके इनपुट क्या है, एक इनपुट बी है और एक इनपुट सी है। तो और गेट आप लेंगे, एक इनपुट बी लेंगे, एक इनपुट सी, आउटपुट क्या जनरेट होगा, बी प्लस सी।
जो आउटपुट जनरेट होगा बी प्लस सी, वो एक इनपुट है एंड गेट का और दूसरा इनपुट एंड गेट का ए है। तो आगे आप एक एंड गेट लगाएंगे, बी प्लस सी एक इनपुट होगा और ए उसका दूसरा इनपुट होगा। तो आप इसको अलग से ट्रुथ टेबल की मदद से कीजिएगा तो आप सेम वैल्यू ऑफ ए बी सी दोनों केसेस में आपको सेम मिलेगा। बूलियन जब हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो कुछ रूल्स हैं, उनको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे अपनी सहूलत के लिहाज से। और ये रूल आपके पास एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव लॉ से मिल के बने हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लॉ को मैं इसी स्लाइड पे डिस्कस करता हूँ और बाकी लॉज को इंशाल्लाह आगे डिस्कस करूँगा, और जो जिनको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आगे इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिखाऊंगा। तो लॉ नंबर 1 है ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स वन, सॉरी ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स ए। प्लस का मतलब है और, प्लस का मतलब है और। अब देखिए दो इनपुट है, एक ज़ीरो है दूसरा इनपुट ए है। एक इनपुट तो ज़ीरो हुआ, अगर मैं ए को ज़ीरो करूंगा तो दोनों इनपुट ज़ीरो हो गए, आंसर क्या होगा ज़ीरो। ए को अगर मैं वन कहूँगा तो वन करूँगा तो क्योंकि और गेट है, एक इनपुट वन हुआ तो आउटपुट वन, तो आउटपुट आपका वही आएगा जो ए की वैल्यू होगी। ए ज़ीरो रखेंगे तो आउटपुट ज़ीरो, ए वन रखेंगे तो आउटपुट वन। लेकिन ये उस सूरत में जब दूसरे इनपुट की वैल्यू ज़ीरो हो। सेकंड रूल पे आते हैं, ए प्लस वन इक्वल वन। तो ए प्लस वन इक्वल वन क्यों है? क्यों हमारे पास ये एक और गेट है, और गेट का एक इनपुट मैंने सेट कर दिया वन, वो कंफर्म परमानेंटली वन है। अब ए की वैल्यू मैं ज़ीरो रखूं या ए की वैल्यू वन रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आउटपुट की वैल्यू पर, क्योंकि उसको एक इनपुट तो वन मैंने पहले से सेट किया हुआ। थर्ड पे आइएगा, ए मल्टीप्लाई बाय जीरो इक्वल जीरो। देखिए ये मल्टीप्लीकेशन एंड गेट है, एंड गेट का एक इनपुट जीरो और एक इनपुट कुछ भी हो, दूसरा इनपुट ए है, चाहे बी हो या सी हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक इनपुट आपने जीरो किया और एंड गेट का एक इनपुट जीरो, इसका मतलब है रिजल्ट या आउटपुट इज जीरो। फोर्थ नंबर पे आएगा, ए मल्टीप्लाई बाय वन, ए मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स वन। ए मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स वन, यहाँ पे इनको नहीं लिखना चाहिए, एक मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स ए लिखना चाहिए था, शायद कोई मिस्टेक है। क्यों कि यहाँ पे अगर ए की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो रिजल्ट तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे ए लिखना चाहिए। तो इसको आप करेक्ट कीजिएगा, अगली स्लाइड में इंशाल्लाह वो करेक्शन आपको उम्मीद है नजर आएगी। तो ए मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल्स ए, ठीक है जी, ये करेक्शन है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। ए की वैल्यू मैं जीरो रखूंगा, जाहिर बात है रिजल्ट आपका जीरो आएगा। एंड गेट है, ए की वैल्यू वन रखूंगा, सेकंड इनपुट तो ऑलरेडी वन है, तो ऑल वन होने से वन, तो ए वन आउटपुट वन, ए जीरो आउटपुट जीरो, तो ए एंड वन इक्वल्स ए। फिफ्थ में देखिएगा, ए प्लस ए इक्वल ए। अब देखें आप जो नॉर्मल अलजेब्रा में तो ये नहीं करते, लेकिन ये बूलियन अलजेब्रा है उसके लिहाज से हम करते हैं कि ए प्लस ए, मतलब और कर रहे हैं, अगर ए वन है तो दूसरे ए भी वन है, वन वन को और करेंगे वन ही आएगा। ए जीरो है तो सेकंड इनपुट भी ए ही है, वो भी जीरो होगा, तो दोनों जीरो या ऑल जीरो पे दोबारा आपका रिजल्ट जीरो आएगा, तो ए और ए इक्वल्स ए। सिक्स में देखिएगा, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब प्लस का मतलब है और गेट, प्लस का मतलब है और गेट, इक्वल्स वन। अब ए को मैं या तो जीरो रख सकता हूँ या वन, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं ए को जीरो रखूंगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वन, अगर ए को वन रखूंगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो। तो दोनों केसेस में एक इनपुट वन है और एक इनपुट जीरो, दोनों केसेस में आपको एक इनपुट लाजिम वन मिलेगा। अगर आप ए को जीरो रखेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, और ए को वन रखेंगे तो ए को तो हमने वन रख ही दिया। और गेट में एक इनपुट भी वन हो तो आउटपुट या रिजल्ट क्या होगा वन। सेवन पे आइएगा, ए एंड ए, एंड मैंने कह दिया या ए मल्टीप्लाई कह दिया, एक ही बात है, ए एंड ए इक्वल्स ए। ये कैसे होता है कि एंड गेट है, अगर ए जीरो है तो सेकंड इनपुट भी ए है, वो भी जीरो होगा, जीरो, आउटपुट क्या होगा जीरो, तो ए जीरो, सेकंड इनपुट ए जीरो, रिजल्ट जीरो, तो रिजल्ट भी आपका सेम आया। अगर ए को वन रखूंगा तो सेकंड भी ए है, वो भी वन होगा, तो ऑल वन पे रिजल्ट वन जनरेट होगा। रूल नंबर 8 पे आइएगा, तो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल जीरो।
उम्मीद है आप उसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर मैं ए को 1 रखूंगा तो ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। और मैं दो इनपुट हैं उनको क्या कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। जब मैं एंड करूंगा एक इनपुट अगर मुझे 0 मिल गया, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो ए को 1 रखने पे ए कम्प्लीमेंट 0 हुआ। अगर मैं ए को 0 रखूंगा तो ए कम्प्लीमेंट 1 होगा। तो दोनों केसेस में मुझे एक इनपुट, मुझे या तो मैं खुद 0 रखूंगा या वो 0 बन जाएगा। तो एंड की वजह से, मल्टीप्लिकेशन या एंड की वजह से कोई एक इनपुट भी 0 है, आउटपुट इज 0। 9 पे आइएगा। 9 पे तरह देखिएगा, ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, यानी जो इन्वर्जन है उसको मैंने 2 दफा अप्लाई किया, रिजल्ट क्या हुआ, ए। तो ए अगर 0 है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। फिर 1 को दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे, 0। तो वही ए, यानी 0 वैल्यू आ गई। अगर ए को मैं 1 रखूंगा, एक दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लूँ तो 0 होगा, दूसरी दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लूँ तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट विल बी द सेम एज द वेरिएबल वैल्यू। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रूल 10, 11, 12 को इंशाल्लाह हम अगली स्लाइडों में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तमाम रूल जो जिसको हमने अभी डिस्कस किया, इसको ज़रा और इम्प्लीमेंटेशन और ट्रुथ टेबल के लिहाज से देखते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या था आपके पास, ए और 0 या ए प्लस 0 इक्वल्स ए। अब ट्रुथ टेबल पे गौर कीजिएगा, मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी। एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल बी। अगर मैं वेरिएबल बी को 0 रखता हूँ तो आप देखिएगा दो जगह आपको वेरिएबल 0 नज़र आ रहा है। तो बी वेरिएबल मैं 0 रखता हूँ, दो जगह आपको 0 रहा है। जहाँ पे बी वेरिएबल 0 है वहाँ पे देखिएगा पहली फर्स्ट लाइन में आपको ए 0 नज़र आ रहा है और आउटपुट क्या है, वो भी 0 है। दूसरी, तो तीसरी लाइन में आपको बी नज़र आ रहा है 0, उस पर ज़रा देखिएगा, वहाँ पे ए 1 है। जब ए 1 है, आउटपुट क्या, वो भी 1 है। तो देखिएगा यही आपकी एक्सप्रेशन आपको बता रहे कि ए और 0 विल बी इक्वल टू ए। आप कहेंगे सर बी जब मैंने 1 रखा तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट जो रूल है उसमें दूसरा वेरिएबल मुस्तकिलन 0 है। तो जहाँ पे दूसरा वेरिएबल मुस्तकिलन 0 है, तो जो पहला वेरिएबल जिसको मैं तब्दील कर रहा हूँ, जो वैल्यू उसकी होगी वही वैल्यू आउटपुट की आप जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे और गेट की मदद से इसी चीज़ को दिखाया गया कि एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट ए है, उसको मैंने 1 रखा तो आउटपुट 1 आया। और सेकंड में आप देखिएगा एक इनपुट 0 है, दूसरा वेरिएबल ए है जिसको मैंने 0 रखा तो आउटपुट 0 आया। रूल 2, इस पे भी ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत सिंपल है। रूल 2 में हम और इस्तेमाल कर रहे हैं या एडिशन कर रहे हैं 1 के साथ। एक वेरिएबल को वैल्यू को 1 फिक्स करते हैं और उसको वेरिएबल की वैल्यू 1 है, दूसरा वेरिएबल जो हम चेंज करते हैं अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो आउटपुट विल बी इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू 0 रखते हैं तब भी आउटपुट विल बी इक्वल टू 1। वजह क्या कि हमने एक वेरिएबल को या एक इनपुट को मुस्तकिलन 1 कर दिया, और गेट की लॉजिक के लिहाज से आउटपुट हमेशा 1 जनरेट होगा। आप बाकी एक दो जितने भी इनपुट हों उनकी वैल्यू को जैसे भी चेंज करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रुथ टेबल में भी आप देखिएगा जहाँ आपको 1 1 नज़र आ रहा है, आप जो फिक्स वैल्यू है उस बी को समझ लें, बी दो जगह आपको 1 नज़र आएगा, वहाँ पे ए की वैल्यू एक जगह 0 है और ए की वैल्यू एक जगह 1 है। दोनों सूरतों में आउटपुट क्या है, 1। तो ये ट्रुथ टेबल में दूसरी लेन और जो लास्ट लेन पे आप गौर कीजिएगा। थर्ड रूल एंड गेट के लिहाज से है कि ए एंड 0 विल बी रिजल्टिंग 0 ऑलवेज। ठीक है जी, हमेशा अगर आप एक इनपुट को 0 फिक्स करेंगे एंड गेट के तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, चाहे दूसरे 1 2 3 जितने भी वेरिएबल हों इनकी जो भी वैल्यू हो, आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो अब ट्रुथ टेबल में भी इसी चीज़ पे आप गौर कीजिएगा। एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, आपने अगर एक वेरिएबल बी को 0 फिक्स कर दिया तो जहाँ पे आप 0 बी 0 है फर्स्ट लेन और थर्ड लेन, तो देखिए वहाँ पे आउटपुट 0 0 है, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल 4 पे आप देखिएगा, इसमें भी एंड की लॉजिक है, ए एंड 1 विल बी ए। ये मैं आपसे कह रहा था, तो वहाँ पे मिसिंग थी, यहाँ पे एक करेक्शन है, ए एंड 1 इक्वल्स ए। तो पहले लॉजिक गेट के लिए भी आप समझ लें कि ए को अगर मैं 0 रखूं और दूसरा वेरिएबल 1 हो, ए 0 है
दूसरा वेरिएबल 1 है, तो एंड गेट की लॉजिक के लिहाज से कोई भी इनपुट 0 है, आउटपुट 0 है। तो ए 0, आउटपुट यहाँ पे 0। अच्छा जी, अब दूसरी सिचुएशन पे आप एक इनपुट को तो आपने 1 ही रखा, दूसरा इनपुट जो वेरिएबल है उस ए है उसको मैंने यहाँ पर 1 रखा, रिजल्ट क्या है 1। तो जो आप देखिए दोनों सिचुएशन में ए की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू सेम है। यही चीज़ आप ट्रुथ टेबल पे भी गौर कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रुथ टेबल में जहाँ पे भी दो जगह आपको 1 नज़र आ रहा है, यानी सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन, तो वहाँ पे जो ए की वैल्यू है वही आउटपुट की वैल्यू है। रूल नंबर 5, ये और गेट के लिहाज से, लेकिन इस तरह के दोनों इनपुट सेम है, यानी अगर दोनों इनपुट ए हैं तो ए को अगर आप 0 रखेंगे रिजल्ट 0 आएगा, ए को 1 रखेंगे रिजल्ट 1 आएगा। तो अगर दोनों इनपुट सेम है, वैल्यू सेम, तो फर्स्ट लेन और द लास्ट लेन, फर्स्ट लेन में दोनों 0 हैं और लास्ट लेन ऑफ द ट्रू टेबल में दोनों 1 है, तो रिजल्ट आपका वही है, जो दोनों वेरिएबल चूंकि सेम है तो वही आपके पास आउटपुट जनरेट होगा। रूल नंबर 6 पे हम दो इनपुट ले रहे हैं, इस तरह के एक इनपुट को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको दूसरे इनपुट को दे रहे हैं। तो एक वेरिएबल, एक इनपुट अगर ए है तो दूसरा इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट है, ए को मैं 0 रखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट 1 है, और ए को मैं 1 रखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट 0 है। क्योंकि और की लॉजिक में हर दफ़ा एक इनपुट, कोई से एक इनपुट आपको 1 मिल रहा है, इसलिए आउटपुट 1 है। तो आप ज़रा देखिए कि ऐसी दो इनपुट जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, जैसे ए 0 है, बी 1 है, सेकंड लाइन आउटपुट 1, ए 1 है, बी 0 है, थर्ड लाइन, तो आउटपुट 1। तो जब किसी वेरिएबल को इनपुट को लेके इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे एज ए इनपुट, तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। रूल नंबर 7, एंड की लॉजिक है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट की वैल्यू वही होगी जो इनपुट की वैल्यू होगी। चूंकि दोनों इनपुट सेम है, लेट्स से यहाँ पे दो इनपुट हैं, दोनों की वैल्यू 0 है तो आउटपुट 0, दो इनपुट है दोनों की वैल्यू 1 है, आउटपुट 1। तो ए एंड ए इज ए, तो यहाँ एंड की लॉजिक के हिसाब से जहाँ पे देखिएगा दोनों वैल्यू सेम है, जैसे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन में दोनों 0 है, आउटपुट 0, लास्ट लाइन में दोनों 1 है, आउटपुट 1। रूल 8, यहाँ पे एंड की लॉजिक है, इस तरह की दो इनपुट हैं, लेकिन इस तरह की कि एक इनपुट को आप कम्प्लीमेंट करके दूसरे इनपुट को दे रहे हैं, तो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, ये दो इनपुट है। तो सिंपली अगर ए 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 0, ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1। तो किसी भी शक्ल में एक इनपुट ने ज़रूर 0 होना है, और एंड के लिहाज से जब एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है। तो यहाँ पे दो इनपुट एक दूसरे की अपोजिट है, आपको हमेशा 0 नज़र आएगा। तो यहाँ ट्रुथ टेबल में दूसरी लेन और तीसरी लेन में यही चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। रूल नंबर 9, आपके पास कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज द सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू। ए आप ले लें, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट करें, और जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा अगर ए 0 है उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, फिर 1 का कॉम्प्लीमेंट दोबारा 0 होगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों सेम है। आउटपुट आपका ए का कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज सेम एज द इनपुट ए। अब यही चीज़ आप ए को 1 रखकर भी चेक कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 10, इस पे ज़रा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे ए और ए एंड बी, देखिए ए बी को हमने पहले एंड किया, जो रिजल्ट आया उसको फिर अलग से ए के साथ और किया, तो रिजल्ट विल बी सेम एज द वैल्यू ऑफ ए। पहले इसको टेबल की मदद से समझते हैं। वेरिएबल जो कि हमारे पास दो हैं, तो चार हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए बी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ए ज़ीरो बी ज़ीरो, ए ज़ीरो बी वन, ए वन बी ज़ीरो, ए वन बी वन। अब चूंकि हमें इसको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना, तो पहले मैं ए बी यानी ए एंड बी के लिए एक कॉलम बनाऊंगा। जब ए और बी को आप एंड करेंगे तो जहाँ पे दोनों 1 है वहाँ पे 1 आएगा, इसके अलावा हर जगह 0। एंड की लॉजिक में एक या दो इनपुट, कोई भी एक इनपुट 0 है, आउटपुट इज 0। और जो लास्ट लाइन है इसमें दोनों या ऑल इनपुट 1 है, तो इसलिए 1। अब मैं इस थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को क्या करूँगा, और करूँगा। आप फर्स्ट कॉलम पे गौर कीजिएगा और थर्ड कॉलम पे गौर कीजिएगा, तो पहले दोनों 0 हैं और में 0 आएगा, सेकंड में दोनों 0 हैं, ए भी 0 है और ए एंड बी ये भी 0, अगेन 0।
थर्ड लाइन में ए वन है, ए बी ज़ीरो है चूँकि और में एक भी वन मिल जाए वन। जो लास्ट लाइन है इसमें ए वन है और ए बी भी वन है, तो और की लॉजिक के लिहाज से एक भी वन मिले आउटपुट वन। अब जो लास्ट कॉलम है और फर्स्ट कॉलम, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। देखें सेम वैल्यू ऑफ ए बी पे आपको सेम वैल्यू मिल रही है, ए ज़ीरो ए प्लस ए बी ज़ीरो, ए ज़ीरो ए प्लस ए बी ज़ीरो, ए वन और ए प्लस ए बी वन, ए वन ए प्लस ए बी वन। ये शुरू से आखिर तक आप देखिएगा सेम सिचुएशन है या सेम वैल्यू ऑफ ए बी, आपको ए प्लस ए बी की वैल्यू सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में बजाय ए प्लस ए बी को लेने के मैं सिंपल ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस ए बी इज सेम एज ए। नीचे एंड की जो लॉजिक है उसको ट्रुथ टेबल भी और ट्रुथ टेबल भी यहाँ पे अलग से आपके रेफरेंस के लिए लिखा गया है। अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट करने में पहले मैं सिंप्लीफाई किए बगैर ए और ए बी, यानी ए बी को पहले मैं एंड करूँगा। देखिए पहले एक एंड गेट है जिसमें इसका एक इनपुट ए है और दूसरा इनपुट बी है। आउटपुट क्या होगा, ए बी, यानी ए एंड बी। इस ए बी या ए एंड बी को मैं इनपुट दूंगा किसे, और को, और दूसरी इनपुट इसकी क्या होगी, सिंपली ए। तो आप आउटपुट जनरेट करेंगे ए प्लस ए बी। अब इतने लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने के बजाय मुझे पता है कि जो ए की वैल्यू होगी वही आपके पास आउटपुट की वैल्यू होगी, तो मैं इस लॉजिक को अपनी मैथमेटिक्स की मदद से सिंपल करूंगा और एक ए इनपुट लूंगा और वही आउटपुट लूंगा। रूल नंबर 10 को हम अगर प्रूव करना चाहें तो हम वो रूल यानी वन से लेकर 9 तक उनको इस्तेमाल करते हुए इस रूल को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। कैसे हम प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल है। a प्लस ए बी, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करूं तो मैं a को कॉमन निकालूंगा। a को कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में वन प्लस बी ब्रैकेट में और बाहर a। अब वन प्लस बी पे ज़रा गौर कीजिएगा। रूल टू है कि वन प्लस एनी वेरिएबल इज इक्वल टू वन, क्योंकि और गेट है, और गेट का एक इनपुट वन है, तो बाकी जितने इनपुट हों जैसे हों उनकी वैल्यूज जो भी हो, रिजल्ट विल बी वन। तो a मल्टीप्लाई बाय वन। अब मल्टीप्लाई इस एंड गेट, और एंड गेट में हमें पता है कि अगर एंड को किसी गेट के एंड गेट के एक इनपुट को वन करें तो सेकंड इनपुट की जो वैल्यू होगी वही आपके पास आउटपुट है। तो ए एंड वन इज इक्वल टू ए। तो आप प्रीवियस रूल की मदद से बड़ी आसानी से रूल 10 को ड्राइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। नाउ रूल नंबर 11 विच इज ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी इक्वल्स ए प्लस बी, यानी ए और ए कम्प्लीमेंट एंड बी इज इक्वल टू ए और बी। तो ज़ाहिर है इसमें दो तरीके हैं। एक तो हम प्रीवियस रूल को लेते हुए यानी 1 to 10 तक रूल जिनको हमने डिस्कस किया उनकी मदद से इस रूल को प्रूव कर सकते हैं, या हम सिंपली ट्रूथ टेबल की मदद से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल में अगर हमारे पास सेम लॉजिक दोनों कॉलम में सेम हो तो दैट इज, और सेम तमाम सिचुएशन पे सेम हो तो उसकी मदद से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये चीज़ आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी काफ़ी हद तक पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो मैं कॉलम बनाऊंगा ए एक कॉलम में, बी दूसरे कॉलम। फिर आगे मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेहतर ये था कि मैं ए कॉम्प्लीमेंट का एक अलग से कॉलम बनाता। तो यहाँ पे नहीं बना हुआ, लेकिन ये सजेस्टेड है कि आप अलग से ए कॉम्प्लीमेंट का एक कॉलम बना दें। उसके बाद अगले कॉलम में ए कॉम्प्लीमेंट और बी का एंड करें। उसके बाद आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी इनको आप प्रोसेस करें और इसका रिजल्ट लिख दें। उसके बाद जो सबसे लास्ट कॉलम है उसमें ए और बी को और करें, और फिर चेक करें कि आपके पास जो कॉलम है जिसमें आपने ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी का आउटपुट लिखा, और वो कॉलम जिसमें आपने ए प्लस बी का आउटपुट लिखा, तमाम सिचुएशन पे वो सेम है या नहीं। अगर सेम है इसका मतलब है आपने इस रूल को प्रूव किया। तो यही चीज़ आपको सामने नजर आए कि ए और बी, चूंकि दो वेरिएबल है तो चार कॉम्बिनेशन है, ए ज़ीरो बी ज़ीरो, ए ज़ीरो बी वन, ए वन बी ज़ीरो, ए वन बी वन। अब अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी करना चाहूँ तो ए का कॉम्प्लीमेंट, चूंकि ए पहले इसमें ज़ीरो है तो वन होगा, चूंकि बी ज़ीरो है तो यहाँ ज़ीरो है स्ट्रेट अवे। सेकेंड लाइन पे आप आइएगा, ए कॉम्प्लीमेंट वन है
और बी भी 1 है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी इज 1। आगे आइएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 0 है और बी भी 0 है तो रिजल्ट इज 0। आगे आइएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 0 है और बी 1 है, रिजल्ट इज 0। यानी जो थर्ड कॉलम है उसको मैं बड़ी आसानी से जनरेट कर सकता हूँ कि मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ और उसको बी से एंड करूँ, तो जो रिजल्ट है वो आपके पास थर्ड कॉलम में। अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम इन दोनों को मैं एंड कर सॉरी और करूँगा, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम पे ध्यान दीजिएगा, ए ज़ीरो और ए कॉम्प्लीमेंट बी ये भी 0, तो रिजल्ट इज 0। सारी बात इन दोनों को मैं और कर रहा हूँ, दोनों इनपुट 0 है तो रिजल्ट इज 0। बाकी हर जगह आप देखिएगा या तो थर्ड कॉलम में आपको नज़र आएगा या फर्स्ट कॉलम में, इसीलिए बाकी तीन वैल्यूज़ का जो रिजल्ट है वो 1 1 1 है और की वजह से। अच्छा जी, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर मैं और करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, पहले वैल्यू में ए, पहले लाइन में ए ज़ीरो बी ज़ीरो है और किया 0। उसके बाद बाकी जो तीन कॉलम है उनमें या तो ए वन है या बी वन है या दोनों वन है, और करने पर ये सब आपको 1 रिजल्ट देंगे। अब मैं लास्ट टू कॉलम को कंपेयर करूं, जो मेरा रूल है, तो हम देखें कि तमाम सेम सिचुएशन पे सेम वैल्यू आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा, हमारे पास जो रूल हम अप्लाई करते हैं उससे हमारे पास एक ऐसी लॉजिक जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और स्पेस के लिहाज से ज़्यादा स्पेस घेरती है और टाइम भी एनर्जी के लिहाज से ज़्यादा एनर्जी हम यूज़ करेंगे। देखिए, अगर मैं ज़्यादा लॉजिक गेट इस्तेमाल करूँगा तो ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा लॉजिक गेट इस्तेमाल करूँगा तो एक के बाद एक स्टेप में जब नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ेंगे तो इनपुट का रिजल्ट या असर आउटपुट में देर से आएगा, तो टाइम भी ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा, और ऑफ कोर्स जो जितने नंबर ऑफ गेट्स में बढ़ाऊँगा तो उसी लिहाज से उनकी जो एक्सपेंस है या खर्चा भी बढ़ेगा। अब ऊपर वाले जो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसको अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मैं ए इनपुट लूँगा, उसको कॉम्प्लीमेंट का मतलब है मैं एक इन्वर्टर लूँगा और उसको ए के साथ कनेक्ट करूँगा। अच्छा, और दूसरा इनपुट बी है तो वो उस इनपुट को बी को ले लूँगा और इन दोनों को एंड करूँगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टर का आउटपुट और बी दोनों को एंड करूँगा। एंड का जो आउटपुट होगा जो कि ए कॉम्प्लीमेंट बी होगा, उसको उस आउटपुट को इनपुट दूंगा उससे अगले स्टेज के और गेट को, और उस और गेट के दूसरे इनपुट को कनेक्ट करूंगा ए इनपुट के साथ, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये रिजल्ट मेरा है। अब यही रिजल्ट मैं एक सिंपल और गेट से भी जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी का मतलब है ए और बी। ए एक और गेट आप लेंगे, उसके एक इनपुट ए होगा और एक इनपुट बी होगा। तो ज़रा सा कंपेयर कीजिएगा कि हमारे पास ऊपर वाली सिचुएशन में तीन गेट्स हैं, नीचे सिर्फ एक गेट है, तो नंबर ऑफ गेट को हमने कम किया और सेम जो चार हमारे पास कंडीशन है, चूँकि दो वेरिएबल के लिहाज से चार कम्बिनेशन है, उनमें सेम कम्बिनेशन पे सेम आउटपुट हम जनरेट कर पाएंगे। तो बूलियन अलजेब्रा से हम किसी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सिंपल सर्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, बूलियन अलजेब्रा की मदद से एक कॉम्प्लिकेटेड बड़े सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंपल सर्किट। रूल नंबर 11 को हमने प्रूव किया ट्रूथ टेबल की मदद से। अब हम बूलियन एक्सप्रेशन या लॉज जो कि 1 से 10 तक हैं उनकी मदद से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिएगा ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखिए, रूल 10 है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ए है इसको मैं लिखूंगा ए प्लस ए बी, ठीक है जी, और आगे ए कॉम्प्लीमेंट बी है। अच्छा, और रूल नंबर 7 के तहत हम ए को ए एंड ए यानी ए मल्टीप्लाई बाय ए विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। सिंपल जो मैथमेटिक्स है उसमें ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर है, लेकिन उससे हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम बूलियन अलजेब्रा को अप्लाई कर रहे हैं, उसी लिहाज से हम चल रहे हैं। तो ए एंड ए यानी जो सिंपल है ए लिखा हुआ इसको ए एंड ए लिख दिया, प्लस ए बी और आगे प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब उससे अगली लाइन पे आइएगा, ज़रा से अरेंजमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम एक ज़ीरो ऐड करते हैं। देखिए, ज़ीरो ऐड करने से एक और गेट के इनपुट पे आप ज़ीरो लें तो उस ज़ीरो का असर बाकियों पे कुछ भी नहीं पड़ेगा। इस तरह एंड गेट के किसी एक इनपुट को 1 करें तो जो रिज़ल्ट आने वाला है बाकी इनपुट की मदद से तो वही रिज़ल्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर आप ऐड कर रहे हैं ज़ीरो, इसका मतलब है और गेट के लिहाज से आप प्रोसेस कर रहे हैं। और हमें पता है कि अगर ज़ीरो को ए कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए और ए कॉम्प्लीमेंट को आप ऐड कर रहे हैं। तो इस सूरत में जो रूल है उसके तहत ए और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मैंने इसको ऐड किया और जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने इसको अरेंज किया। तो ए प्लस ए बी प्लस, अब यहाँ पे मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब थोड़ी सी वर्किंग करेंगे कि ये जो फैक्टरिंग है उसके तहत ये ए प्लस ए फैक्टर ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट टू टर्म है ए प्लस ए बी, इसमें से आप ए को कॉमन निकालें। जब ए कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में ए प्लस बी, और जो दूसरे दो फैक्टर हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसमें आप ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आप खुद से अलग से वर्किंग कीजिएगा। तो दोनों सूरतों में ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो उस ए प्लस बी को आपने कॉमन निकाला और बाकी आपके पास रह गया ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब बताइएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर है? अब ये और गेट है, और गेट का मतलब है ए ज़ीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट वन है, ए वन है तो ए कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो। किसी भी सूरत में आपको वन मिलेगा, ठीक है। तो वही रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट का ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल वन, तो ये मैंने लिख दिया। और बाकी किसी टर्म को आप वंस के साथ एंड करेंगे तो वो जो टर्म है उसकी वैल्यू आपके आउटपुट में आप जनरेट करेंगे। तो वन एंड ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस बी। तो आप देखिएगा हमने बड़ी आसानी से जो प्रीवियस रूल है 1 to 10 में से अपनी सहूलत के लिहाज से रूल्स को इस्तेमाल करते हुए रूल 11 को प्रूव किया। अब रूल नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो उसी तरह पहले हम इस रूल को लेते हुए ट्रुथ टेबल की मदद से प्रूव करेंगे। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस सी, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आपके पास तीन वेरिएबल है, एक दो तीन, ए बी सी, तो आपके कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे। तो आप पहले कॉलम में ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी लिखिएगा। और तरतीब से जैसे काउंटिंग में हम लिखते हैं तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। तो 8 हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि हम ट्रुथ टेबल काफ़ी हद तक कर चुके हैं, आप थोड़ी देर के इस स्लाइड पे आके वीडियो को पॉज कीजिएगा और कॉलम बाय कॉलम उनको आपने चेक करना है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आप ए प्लस बी का कॉलम कैसे जनरेट कर रहे हैं आप देखिएगा, ए और बी की वैल्यूज़ के देखिएगा और कीजिएगा। जहाँ पे आपको ऑल ज़ीरो है वहाँ पे ज़ीरो लिखिएगा, अदरवाइज़ वन। तो फर्स्ट और सेकंड में दो ए और बी दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो ज़ीरो लिख दिया। बाकी हर जगह या तो ए वन है या बी वन है या दोनों वन है। इसी तरह पहले और तीसरे कॉलम ए और सी को हमने और किया। जो फिफ्थ कॉलम है उसका आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। फिर फोर्थ और फिफ्थ कॉलम, ये दोनों कॉलम है, देखिए ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। तो फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को आपने क्या करना है, एंड करना है। तो जहाँ पे दोनों वन है आप वन लिखिएगा, अदरवाइज एक या दोनों जीरो है तो आप जीरो लिखिएगा। अच्छा जी, ये हुआ आपके पास आउटपुट तो टेबल के लिहाज से, कंप्लीट कम्बिनेशन के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड के लिहाज से देखिएगा, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी सी है। तो आप ए तो ऑलरेडी एक फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है, सेकंड और थर्ड कॉलम को आपने ऐड करना है, बी सी जनरेट करना है। जब आप बी सी जनरेट करेंगे तो उस बी सी कॉलम और फर्स्ट कॉलम ए को आपने और करना है। तो आपका लास्ट कॉलम जनरेट होगा ए प्लस बी सी। मैं ज़रा तेज़ चल रहा हूँ, उम्मीद है आप इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो उसके बाद आप कॉलम नंबर 6 को और लास्ट कॉलम को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको तमाम कॉम्बिनेशन पे यानी ए बी सी की सेम वैल्यू पे आउटपुट की वैल्यू तमाम के तमाम कॉम्बिनेशन पे सेम नज़र आएगी। तो इस तरह हम इस रूल को प्रूव कर सकते हैं ट्रुथ टेबल की मदद से। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से लॉजिक गेट हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और राइट हैंड साइड के लिहाज से कैसे करेंगे, ये चीज़ भी आपके सामने नज़र आ रही है। ज़रा इस पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह ये आप कर पाएंगे। यहाँ पे जो चीज़ नज़र आएगी कि अगर आपने बूलियन रूल अप्लाई किया तो 3 गेट से जो काम ले रहे हैं वही काम आप 2 गेट से ले रहे हैं। रूल नंबर 12 को भी हम उसी तरह प्रूव कर सकते हैं कि प्रीवियस लॉज की मदद से इसको प्रूव करें। तो मैं ये चाहूँगा कि चूँकि
कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है और इसके साथ कमेंट भी आपके सामने है। आप इसको देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप कि हमने किस रूल को अप्लाई किया और किस रूल की अप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आया है। तमाम रूल को सामने रखिएगा, बुक सामने रखिएगा और रूल को अप्लाई करते हुए भी उसको समझते हुए स्टेप बाय स्टेप को आप देखिएगा, आप प्रूव कर पाएंगे, समझ पाएंगे इंशाल्लाह। सेल्फ रिव्यू में 2 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।